नमस्कार। आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है लेकिन नर्वस है। आखिर वजह क्या है? निवेशकों को ऐसे मूड माहौल में क्या करना चाहिए? कौन से सेक्टर्स पे लगेगा दाव? स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार में अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। नमस्कार श्रेया और आपके सभी दर्शकों को भी। जी सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि बाजार रिकॉर्ड तौर पर नर्वस क्यों है आखिर? चाहे हम कल की हालत देख ले, बाजार लाल निशान पर बंद था। 300 अंक से ज्यादा की भारी गिरावट निफ्टी में देखी गई। और आज भी बाजार का परफॉर्मेंस कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लाल निशान पर ही कामकाज कर रहा था, लेकिन इस वक्त 1:45 हो रहे हैं और मात्र 4 अंक ऊपर है निफ्टी। बाजार अ, क्यों nervous? श्रेया, अगर आप देखें तो जो नई सीरीज शुरू हुई थी शुक्रवार को, 30 तारीख को, तो आपने ये देखा वहां पर कि बाजार पहले दिन ही थोड़ा सा लड़खड़ाया। जी और बाजार में जो तेजी उम्मीद की गई थी वो नहीं आई। उसके बाद में अगर आप देखें कि कल कल का जो सत्र था उसके अंदर में एक भारी गिरावट देखने को मिली। 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट भारतीय बाजार में आया। और वो सिर्फ एक कारण से था कि विदेशी संस्थागत निवेशक ने भारतवर्ष में माल बेचा और वो चाइना में जाकर निवेश कर रहे हैं। चाइना का जो मार्केट है काफी गिरा हुआ था और पिछले 4-5 दिन में 4 गुना वहां का मार्केट बढ़ा है। जी सर। विदेशी संस्थागत किसी के नहीं होते और उन्हें जहां पे पैसा बनाने का मौका मिलता है वो वहां पर पैसा अपना ले जाते हैं। भारत में जो ये जब बेचते थे, पहले की समय की मैं बात कर रहा हूं, तो भारत में बाजार गिर जाते थे। जब वो खरीदते थे बाजार बढ़ जाते थे। अब जो डोमेस्टिक फ्लोज आने लगे हैं, जो आप और मैं जैसे छोटे निवेशक हैं उनके जो फ्लोज आ रहे हैं, जी एसआईपी के तहत जो पैसे आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। और विदेशी संस्थागत निवेशक की बिकवाली का ये सामना कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर उनके बिकवाली के बनिस्पत बाजार में गिरावट नहीं आई। अब इन्होंने कल जोर से बेचा तो बाजार में गिरावट आई। और जो विदेशी म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने ये तय किया है कि भाई हम इनको एग्जिट क्यों दे गोरे को। अगर गोरा बेचने चाहता है तो उसे हम्म। बेचने दीजिए अवश्य। बाजार गिरेगा, उस शेयर में गिरेगा जहां पर वो बेचेंगे, पूरा बाजार नहीं गिरेगा। यही देखने को मिला कि कल विदेशी संस्थागत ने जोर से बेचा, भारतीय संस्थाओं ने लिया, लेकिन बाजार नेट नेट गिरा था। मेरे ख्याल से ये जो समय है ये कुछ समय तक और चलेगा। भारतवर्ष में ये कहना है या मानना है विशेषज्ञों का कि हम्म। भारत का मार्केट सस्ता नहीं है। वैल्यूएशन की कुछ कंसर्न है। और तिमाही के नतीजे, जो दूसरे तिमाही के नतीजे हैं, अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। अगर इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है तो बाजार अपने आप ये फैक्टर इन कर लेगा। अगर ग्रोथ नहीं आता तो जहां पर भी कमजोरी है वहां पर थोड़ी गिरावट और देखने को मिलेगी। ठीक है। जी सर, आपने नतीजों का जिक्र किया। सवाल मेरा उसी पर सर दूसरा कि Q2 नतीजों से एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हैं आप इस बार? जो जून के नतीजे आए थे जी वो निराशाजनक थे और पिछले 9 तिमाही के सबसे कमजोर नतीजे आए थे। अ, ये जो तिमाही है सितंबर की जो खत्म हुई है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए ऐसा मेरा मानना नहीं है। हम्म। अगर आप कहें बेस्ट केस सिनारियो ये समझिए कि सामान से रिजल्ट आए, नहीं तो ये समझना चाहिए कि शायद जो कमजोरी का दौर है वो जारी रहे। कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनियों के प्रदर्शन अच्छे रहेंगे, लेकिन इन जनरल एक मिक्स बैग रहेगा। बहुत ज्यादा उम्मीद नतीजों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं कमजोर ही रहे हैं। हम्म। ठीक है।
तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कमजोर ही रहे हैं जून तिमाही के नतीजे। लेकिन इस बार क्या नतीजे आते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सर, ये जो बाजार में गिरावट देखी जा रही है उसमें निवेशकों को क्या करना चाहिए? वो अभी और गिरावट का इंतजार करे, खरीदें या रुके? क्या रणनीति अपनाएं? अ, श्रेया, अच्छा सवाल है। लेकिन ये सवाल हर बार निवेशक पूछता है जब बाजार गिरता है। अ, तकलीफ इस चीज की होती है कि जब बाजार बढ़ता है और उसे ये कहा जाता है कि कुछ पैसे बुक करो, प्रॉफिट करो, तब वो हमारी बात या विशेषज्ञ की बात को टाल देता है। वो सुनना नहीं चाहता कि प्रॉफिट भी बुक किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से उनके लिए, निवेशक के लिए सबसे अच्छी राय यही होगी कि बाजार में उतार चढ़ाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको दोनों समय समय पर दोनों काम करने पड़ेंगे। कभी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, कभी निवेश करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे ही नहीं रहे, अगर आपको मौका मिल भी गया, तो बिना पैसे के आप खरीदोगे कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए आपने पिछले सप्ताह कुछ प्रॉफिट बुक किया था, तो कल एक अच्छा दिन था जो चीज आपने ऊपर बेची है उसे वापस खरीदने की। ऐसे मौके आपको अक्सर आते रहेंगे आगे के समय में भी। लेकिन बिना प्रॉफिट बुक किए आपको ऐसे मौके आने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये श्रेया, कि बाजार में उतार चढ़ाव आपको मिलेगा। हम्म। प्रॉफिट बुक करते रहिए, कुछ पैसा हमेशा अपने पास जुटा के रखिए, और आपको जब मौके मिलते हैं तो उन्हें निवेश कीजिए। ठीक है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। फिर जब मौका मिले तो एक्यूमुलेट करने की भी सलाह दी गई है निवेशकों को। सर, आपने एफआईज का जिक्र किया। एफआईज भारत में बेच रहे हैं, लेकिन सर हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक ने स्टिमुलस दिया और उसके बाद उनका जो बाजार है शांघाई, वो एकदम से चढ़ गया। तो क्या एशियन मार्केट में, चीन में स्पेशली, एफआईज का निवेश अब बढ़ेगा? एकदम सही कहा आपने। और मैंने जैसे जिक्र किया कि जी। 5 कारोबारी दिन में चीन के मार्केट में लगभग 4 गुना की तेजी देखने को मिली। उन्होंने कई चीज में स्टिमुलस दिया। रियल एस्टेट में भी स्टिमुलस दिया, मैन्युफैक्चरिंग को स्टिमुलस दिया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पैसा बाजार में आए। उससे बाजार में कीमतें भी बढ़ती हैं, स्थिरता भी आती है। और जो पैसा विदेशी संस्थागत निवेशक एक साथ लेकर आते हैं, वो घरेलू निवेशक कभी भी नहीं डाल सकते। तो यही हम्म। चीन में देखा गया कि बड़ा पैसा एक साथ आया और वहां पर बाजार संभले, अच्छे खासे रैली हुए हैं। हो सकता है ये रैली कुछ दिन और चले और उसके बाद वहां पर बिकवाली का दौर आए। जब वहां पर बिकवाली होगी, ये पैसा कहीं ना कहीं और किसी देश में जाएगा। हो सकता है वो वापस इंडिया में आ जाए, क्योंकि ये जो पैसा है ये हॉट मनी है। और इसमें जहां पर इमीडिएट इंस्टेंट शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है, ये वहां पर चला जाता है। ठीक है। सर, नेक्स्ट वीक आरबीआई पॉलिसी है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार आरबीआई पॉलिसी से? देखिए, मेरा मानना यह है कि अ, कटौती, रेट कट की अगर आप बात कर रहे हो या उसकी संभावना की बात कर रहे हो, तो ऐसा फिलहाल नहीं होगा। इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल में है और आरबीआई ये चाहेगा कि ये इन्फ्लेशन में थोड़ा सा और कंट्रोल हो एक रेट कट करने के पहले। जहां तक अमेरिका में एक रेट कट 50 बेसिस पॉइंट का हुआ है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि वहां पर जब भी इतने लंबे दौरान के बाद रेट कट का साइकिल शुरू होता है, तो पहला रेट कट हमेशा 50 बेसिस पॉइंट का होता है। हम्म। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस साल के जो बाकी के समय बची है, इसमें शायद दो रेट कट 25-25 बेसिस पॉइंट की और होगी। शायद अगली जब आरबीआई हम्म। की पॉलिसी जनवरी में भारतवर्ष में होगी, तब एक रेट कट की उम्मीद करनी चाहिए। और
इंडिया में ये भी देखा गया है कि आरबीआई को अगर लगता है कि हम्म। रेट कट या रेट इंक्रीज की कोई गुंजाइश है या संभावना उन्हें करनी है, तो वो बिना पॉलिसी के भी ये अनाउंस किए हैं पास्ट में। तो जी। मेरी मेरे अंदाजा से इस बार इस पॉलिसी में कोई रेट कट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो टेनर या जो टोन होता है आरबीआई का, वो संकेत देगा कि आने वाले मीटिंग में शायद रेट कट अवश्य हो। तो इस आरबीआई जो अक्टूबर में नेक्स्ट वीक आरबीआई पॉलिसी, उसमें रेट कट की कोई उम्मीद लगा नहीं रहे अरुण केजरीवाल जी। ठीक है। सर, सेबी बोर्ड मीटिंग कल यानी 30 सितंबर को ही, सोमवार को, और उसमें एचएनआईज के लिए एक एसेट क्लास लाया गया है, वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। सर, ये क्या है और ये क्यों लाया गया है, अगर आप देखिए, एक झांक दें? मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पढ़ा था सुबह, जी। लेकिन अभी तक पूरा ये स्कीम समझ नहीं पाया हूँ। इसके जी। ऊपर जो भी इनके डिटेल नोट्स आएंगे, उम्मीद ये जताता हूँ कि एक आध दिन में इसके ऊपर स्पष्टीकरण आ जाएगा। और ये एक तरह से जैसे फ्यूचर्स में एक कॉल और पुट की आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की एक स्कीम मिल जाती है, ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि आप आपके पोर्टफोलियो या आपके एसेट क्लास को एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दे सकते हैं। लेकिन जब तक ये स्कीम पूरी इसकी डिटेल नहीं मिलती, मैं इससे ज्यादा इस पर अभी फिलहाल बोलना नहीं चाहता। ठीक है। डिटेल में हम इस पे भी बात करेंगे बाद में। सर, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक पे बात कर लेते हैं। स्टॉक्स और सेक्टर्स की मैं बात करूं तो सर, हम चीन में हुए स्टिमुलस को लेकर भी बात कर रहे थे, और इसका असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स में गजब की रैली हमें देखने को मिली। सर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, ऐसे स्टॉक्स में भी करना क्या चाहिए निवेशकों को? अ, श्रेया, जब भी कोई सेक्टर स्पेसिफिक में मूवमेंट आता है, जी। निवेशक को दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ऐसी कोई न्यूज फ्लो के ऊपर में सेक्टर में तेजी या सेक्टर में मंदी आती है, तो जो पिवटल होते हैं, जो उस ग्रुप के लीडर होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पहले आता है। तो मेटल पैक में अगर आप देखें, तो दिग्गज कंपनी में टाटा स्टील की गिनती आती है, वेदांता की आती है। एल्यूमिनियम की आप बात करें तो हिंडाल्को की बात आती है। इनके ऊपर मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है। हम्म। और कल के बाजार में जो तेजी देखने को मिली थी, अगर आप शेयर्स को आइडेंटिफाई करें, तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, हिंडाल्को, ये टॉप गेनर्स थे इस क्षेत्र के। जी। तो हमेशा सेक्टर न्यूज जब आती है और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो आपको जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है उन्हीं में निवेश करना चाहिए। उसी में आपको सबसे ज्यादा मूवमेंट मिलेगा, और उसी में निवेश करके आपकी कमाई भी होगी। हम्म। तो क्या सर, आगे भी इसमें निवेशक बने रह सकते हैं मेटल स्टॉक्स में? क्या रणनीति स्पेशली इस सेक्टर में ये अपनाएं? सबसे अच्छी रणनीति ये होती है कि आप कोई भी चीज लेते हो, तो जब भी आपको लगता है एक रन अप हो गया है, या हम्म। तो उसमें से आप निकल लिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, या अगर आप निवेशित रहना चाहते हो क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका टॉप कहाँ पर होगा, तो स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड कीजिए। आम निवेशक की सबसे बड़ी मार ये होती है कि वो शेयर में निवेश कर लेता है, घुस जाता है, लेकिन निकलने के लिए उसे धक्का मारते रहिए तो भी वो निकलता नहीं। तो बिल्कुल। इस चीज के लिए उसे कहीं ना कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा, जिससे कि अगर एक भाव गिरता है तो वो शेयर से निकल जाएगा। जी। तो सही समय पर निकलना इज द सीक्रेट मंत्रा इन स्टॉक मार्केट। सर, अब मैं प्राइवेट बैंक्स की ओर रुख करना चाहूंगी। प्राइवेट बैंक्स में हमें कुछ दिनों पहले रैली देखने को मिली थी, लेकिन हालांकि कल जो बाजार में गिरावट देखने को मिली, उसमें आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी भी गोता लगा गए। अब प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी में करें क्या सर निवेशक? श्रेया, अगर आप देखें
तो पिछले सप्ताह जब रैली हुई थी, तो ये तीन बैंक्स की जो आपने बात करी, HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सबसे आगे थे तेजी में। जी। इनके कई कारण थे। एक, FTSE के इंडाइसेस में जो रीबैलेंसिंग हुआ, उसको उनको एडवांटेज मिला। जो एक तरह से शॉर्ट कवरिंग आई थी बाजार में बैंक निफ्टी में, उसके कारण इनको एडवांटेज मिला। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज होती है तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी, और जब गिरावट आती है तो सबसे ज्यादा मंदी भी इन्हीं फ्रंटलाइन स्टॉक्स में आते हैं। कल गिरावट का दिन था, तो लीडिंग द पैक में भी इन्हीं के नाम आए। और ये एक स्वाभाविक चीज होती है कि जो आदमी अपने पोर्टफोलियो के सामने कुछ हेजिंग करना चाहता है, वो हम्म। इन्हीं शेयरों की हेजिंग करता है, उसको फ्यूचर्स में बेच देता है, एक बास्केट बना के बेच देता है, जिससे कि उसके बाकी के पोर्टफोलियो में गिरते हुए बाजार में उसे कुछ कंफर्ट मिले। जी बिल्कुल। सर, एनर्जी बास्केट एक ऐसा बास्केट है जिसमें काफी ज्यादा रैली हमें देखने को मिली थी, लेकिन कुछ वक्त से एकदम ठंडा पड़ा है। हालांकि आज के सत्र में कोल इंडिया, एनटीपीसी और टाटा पावर थोड़ा खरीदारी इसमें देखने को मिल रहे हैं, हरे निशान पर काम काज कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे ही स्टॉक्स लाल निशान पर। स्पेशली ऑयल एंड गैस वाले ओएनजीसी, आईओसी की बात करूँ तो इस पे ज्यादा डेंट पड़ता नजर आ रहा है। एनर्जी बास्केट में स्पेशली ऑयल एंड गैस में सर ये जो गिरावट है ये कब तक जारी रहेगी? निवेशकों के अगर पोर्टफोलियो में है वो क्या करे, क्या रणनीति वो अपनाए? श्रेया, एनर्जी बास्केट में दो तरह के स्टॉक्स हैं। एक है OMCs, जो आपके जी। IOC, BPCL, HPCL जैसी कंपनियां हैं। और उनसे मिलती जुलती एक कंपनी है ONGC और गेल, जो एक तरह का प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। उनके पास में ऑयल ये जमीन से निकाल कर इसे बेचते हैं। उसके तरफ दूसरी तरफ आपके पास शेयर है जो एनर्जी का उत्पादन करते हैं, चाहे वो हम्म। थर्मल से करे, चाहे वो गैस से करे। जैसे कि NTPC ले लीजिए, टाटा पावर ले लीजिए। क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से लगातार क्रूड में, कच्चे तेल के दामों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। ONGC को कुछ हद तक नुकसान हो रहा है, लेकिन OMC को फायदा हो रहा है, क्योंकि उनके जो रॉ मटेरियल है कच्चा तेल, उसमें उन्हें बेटर प्राइसिंग मिल रही है। OMC को जब कच्चा तेल सस्ता मिलता है, तो वो आउटपुट प्राइस जो होती है उसमें भी वो सस्ता दे सकती है। उसको क्रैक्स या रिफाइनिंग मार्जिन उतने के उतने मिलते हैं। भारतवर्ष में पिछले 1-1.5 महीने में कुछ प्राइस रिवीजन, बड़ी चेंज नहीं देखने को मिली है। उम्मीद अब जताई जा रही है कि जो इलेक्शंस पूरे हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद में शायद पंप प्राइसेस कुछ कम हो डीजल पेट्रोल के लिए। अब जो आपने सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए, देखिए ये एक मूविंग बास्केट है। एक सर्कुलर रोटेशन हो रहा है बाजार में। कभी कोई सेक्टर को ऊपर ले जाया जाता है, कभी दूसरे सेक्टर को गिराया जाता है, जिससे कि इंडेक्स, जो सूचकांक है BSE का या निफ्टी का, उसमें एक बैलेंस रहे। मेरे ख्याल से ये सब में एक सर्कुलर मूवमेंट होते हुए आपको इसके साथ चलना है। ये देखना है कि आज किसका नंबर आ रहा है या किसका नंबर हो चुका। जिसका नंबर हो चुका उसमें से निकल जाइए, जिसका नंबर बाकी है उस पर नजर रखिए कि कब उसमें मूवमेंट आती है। अपनी ओर से भी एनालिसिस करने की सलाह मिली है आपको। बहुत डिटेल एनालिसिस बताई सर आपने एनर्जी बास्केट में क्या करना चाहिए हमारे निवेशकों को। लेकिन सर बाजार में साफ हमें सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिल रहा है। आज ही की बात करें तो आईटी सेक्टर अभी फोकस में है। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में टॉप 3 आईटी सेक्टर के ही हैं। टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड माफ कीजिएगा, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स अभी फोकस में है। और आईटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कोफोर्ज, एम्फोसिस, विप्रो सारे ही सर हर निशान पर कामकाज कर रहे हैं। आईटी सेक्टर पर आपका आउटलुक? देखिए IT क्षेत्र में कुछ न कुछ दिलचस्पी आ रही है।
वापस इसमें कुछ पैसा निवेश किया जा रहा है। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि जो सेक्टर के जो नतीजे आते हैं, सबसे पहले आईटी क्षेत्र के नतीजे आते हैं। अगर हम्म। आप पैकिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले टीसीएस का नतीजा आएगा, फिर एचसीएल आएगा, फिर इंफोसिस आएगा, और फिर विप्रो आएगा। और ये सभी नतीजे 10 तारीख से लेके 17-18 तारीख तक आ जाते हैं। तो इससे एक ट्रेंड मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में नतीजे कैसे होंगे, उम्मीद लगाई जाती है। और जैसे मैंने कहा, आईटी फ्रंट रनर होता है रिजल्ट डिक्लेयर करने में। जी। तो सर करना क्या चाहिए आईटी स्टॉक्स में निवेशकों को जिनके पोर्टफोलियो में है, या फिर जो फ्रेश ऐड करना चाहते हैं इस सेक्टर में, उनको क्या राय सर, देंगे आप? थोड़ा इसमें ऐड अवश्य कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाजार में वॉलेटाइल मूवमेंट ज्यादा है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। क्योंकि अगर बाजार में गिरावट आती है तो उसकी रफ्तार बढ़ने में भी समय नहीं लगती है। तो जब भी आप निवेश कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख कर ही ट्रेडिंग करें। जी। सर मुझे दिख रहा है कि आपकी तबीयत नासाज है, आवाज भी आपकी लगी हुई है, लेकिन आप हमारे साथ बने, इसलिए एक आखिरी सवाल सर, फिर वाइंड अप करने की ओर बढ़ूंगी मैं। आखिरी सवाल ये कि जो मूड माहौल दिख रहा है सर आपको बाजार में, उसमें निवेशकों को खरीदना क्या चाहिए, क्या सलाह देंगे आप, क्या खरीदेंगे? देखिए, खरीदने के लिए तो हमेशा मौका मिलता है। अगर आप देखें कि आईपीओ की भरमार लगी हुई है, ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जब मेन बोर्ड पे भी 1, 2, 3 आईपीओ नहीं आते। लेकिन ये जो एक आईपीओ का जो एक दिलचस्पी रहती है, वो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन की रहती है, उसके बाद वो दिलचस्पी खत्म हो जाती है। अगर आप ये दिलचस्पी के बाद उस कंपनी को ट्रैक करें, फॉलो करें, तो आपको कई सारी कंपनियां ऐसी मिलती है जिसमें कि आपको लगता है कि अरे ये शेयर इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर आपको आज ही एक कंपनी के नतीजे आए हैं जो कुछ दिन पहले लिस्ट हुई थी, महज 10 दिन पहले, नॉर्दर्न आर्क। उसका रिजल्ट देखकर ये लगता है कि ये शेयर काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। मेरे ख्याल से 263 के आसपास इस शेयर का इश्यू आया था, और आज करीब 303 304 है, यानी कि करीब 14-15% ऊपर है। इसके नतीजे देखकर ये एक शेयर काफी अट्रैक्टिव लगता है। और ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है ये 15 से 20% का आपको अप्रिसिएशन भी दे सकता है। इसके अलावा सर कुछ और, अगर आप हमारे निवेशकों को, दर्शकों को बताना चाहें कहाँ खरीदारी कर सकते हैं? आ, एक ज्वेलरी शेयर मैंने आपके शो पर कुछ समय पहले कहा था, पीसी ज्वेलर। उस समय जी। उसका भाव था करीब 120 रुपए। आज उसने उच्चतम स्तर 187 रुपए कुछ किया था। अब मेरे ख्याल से कुछ समय पहले उसमें नीचे की सर्किट लगी थी 168 रुपए के आसपास। क्योंकि लगातार एक तरफा बढ़ा है, इसमें करेक्शन ड्यू है। 150 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आता है, इसमें वापस निवेश किया जा सकता है। और 150 रुपए में अगर आप ये शेयर लेते हैं, एक स्टॉप लॉस रखते हैं करीब 135 रुपए का, एक टारगेट आप इसमें बना सकते हैं 199 रुपए का। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये जो सेशन है, इंटरव्यू सेशन, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।